स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान का छठा अध्याय उत्तक टिश्यूज। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है, जिनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्य को ही संपन्न करने में सक्षम होती है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशीय उत्तक के उदाहरण हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, समूह में एक उत्तक का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तक से बने होते हैं? तो इसके बारे में बात करेंगे। हम विभिन्न उत्तकों की संरचना तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते, चूँकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है। अतः उनमें बड़ी मात्रा में सारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। ये सारा प्रदान करने वाले उत्तक प्राय मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ सीमित क्षेत्रों में रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा माना जाता है। पौधों के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे उत्तक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के उत्तकों मतलब पादप उत्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभज्योत्तक तथा स्थायी उत्तक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक और पौधों के गति अस्तित्व और दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम उत्तकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर उत्तक हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, पहला पादप उत्तक और दूसरा इसके अंदर विभज्योत्तक। पादप उत्तकों के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं विभज्योत्तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको ये प्याज का एक चित्र दिखाई दे रहा है ना। तो जैसे ये पानी के संपर्क में आता है, कुछ देर बाद में वृद्धि करना शुरू कर देता है। तो इसी का एक क्रियाकलाप करेंगे। दो शीशे के जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं। अब दो प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि चित्र 6.1 में दिखाया गया है। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूल लंबाई को मापते हैं।
पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूलों की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट देते हैं। उसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाई होगा 5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखें। इस तरह से कि पहले जार में जो लंबाई बढ़ी है, दूसरे जार में लंबाई बढ़ी है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन किस तरह से बढ़ी है वो आपको लिखनी है। ठीक है। ऊपर के परीक्षणों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है? सीधा सा आंसर है कि जिसमें पानी प्याज को छूता है उसकी लंबाई अधिक है। दूसरा, हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट देने के बाद भी क्या प्याज वृद्धि करती है? तो हाँ, वृद्धि तो करती है, लेकिन उतनी वृद्धि नहीं कर पाती जितनी बिना कटे हुए प्याज में होती है। तीसरा, जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काट दें तो वे वृद्धि करना बंद कर देंगी। क्यों? वृद्धि बढ़ना इसलिए क्योंकि प्रकाश की वजह से जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो कम हो जाती है। अगला प्रश्न नहीं है। पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के विभिन्न भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभज्योतक भी कहा जाता है। ये विभज्योतक किस भाग में स्थित है? विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम, पार्श्वीय और अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्योतक की तरह होती हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती हैं इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको 3 भाग दिखाई देंगे। नीचे वाला पार्श्व विभज्योतक, अंतर्विष्ट बीच वाला विभज्योतक और ऊपर वाला शीर्षस्थ विभज्योतक। प्ररोगों के शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक कैम्बियम के कारण होती है। अंतर्विष्ट विभज्योतक कुछ पौधों में परोसंधियों के पास पाए जाते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास रसदानी नहीं होती। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसदानी क्यों नहीं होती? हाँ, आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसदानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे स्थायी ऊतक की। विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने पर शक्ति खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का विकास करती हैं। एक क्रियाकलाप करते हैं इसके लिए। एक पौधे के तने को लीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले सेक्शन को काटिए। इस तरह से इसके अंदर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको पहचानने की कोशिश करें। अब सभी सेक्शन को सेफ्रेनिन, एक केमिकल होता है, से रंजित करें। अब अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें। उसको कवर स्लिप से ढक दें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनके विन्यास को देखें। चित्र 6.3 से इसकी तुलना करें। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निरीक्षण के आधार पर उनके उत्तर दें। क्या सभी कोशिकाओं की संरचनाएं समान है? कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने प्रकार क्यों हैं? हम पौधे की मूलों का सेक्शन काटने की कोशिश कर सकते हैं। हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं। अब बात करेंगे आगे हम सरल स्थायी ऊतक की। ठीक है। एपिडर्मिस, मतलब हमारी त्वचा को एपिडर्मिस बोलते हैं, कि नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होते हैं जिन्हें सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला स्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं। ये प्राय बंधन मुक्त होती हैं और इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये ऊतक प्राय भोजन का भंडारण, इस तरह से ये जो खाली स्थान देखो ये, ठीक है, भंडारण करती हैं।
कुछ पैरेंकाइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन उत्तकों को क्लोरेंकाइमा मतलब हरित उत्तक कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेंकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती हैं, जिसके कारण ये जल में तैरती हैं। इस प्रकार के पैरेंकाइमा को एरेंकाइमा कहते हैं। पौधे में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी उत्तक कालेंकाइमा के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों पत्ती तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। हम इस उत्तक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी तथा अनियमित ढंग से कोणों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। एक अन्य प्रकार का उत्तक स्क्लेरेंकाइमा होता है। यह उत्तक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलकों को देखा है। यह स्क्लेरेंकाइमा उत्तक से बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस उत्तक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियाँ प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई रिक्त स्थान नहीं होता। चित्र 6.4c में ये देख सकते हैं। यह उत्तक के बने उत्तक तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की शिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। एक क्रियाकलाप है रियो की, मतलब एक पौधे का नाम है रियो की ताज़ा तोड़ी गई पत्ती लीजिए। इसे दबाव लगाकर इस प्रकार तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल जाए। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पेट्री डिश में रखें। इसमें कुछ बूंदें सेफ्रेनिन विलियन की डालिए। कुछ समय मतलब लगभग 2 मिनट पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख दें और इसे धीरे धीरे से कवर स्लिप से ढकें। इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस प्राय कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधे की पूरी परत एपिडर्मिस से ढकी होती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात और परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशीय स्थान के अछिन्न परत बनाती है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां इनकी आंतरिक भित्ति से मोटी होती है। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। चित्र 6.5 मतलब ये आगे दिखेगा आपको। स्टोमेटा को 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेर रहती है, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प के रूप में पानी का बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है की क्रिया भी स्टोमेटा द्वारा ही होती है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें कि वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प के पानी के रूप में बाहर निकलने की क्रिया को स्टोमेटा के द्वारा होती है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। याद करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन गैस की आवश्यकता होती है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्धक होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है और उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्या हम इनका कारण सोच सकते हैं? क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, इसके बाह्य सुरक्षात्मक उत्तकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभेदोत्तक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्क नामक कोशिकाओं की परत को बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतः कोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती है। इनकी भित्ति पर सुब्रिन नामक पदार्थ होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। इस तरह से ये रक्षी उत्तक है। अब बात करेंगे हम जटिल स्थायी उत्तक की।
अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तकों पर विचार कर चुके हैं जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे उत्तकों को साधारण स्थायी उत्तक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी उत्तक को जटिल उत्तक कहते हैं। जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इस प्रकार के जटिल उत्तकों के उदाहरण हैं। इन दोनों को संवहन उत्तक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। संवहन उत्तक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उसको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवहन मंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? जाइलम, ट्रैकीड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। ट्रैकीड एवं वाहिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रैकीड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करता है और जाइलम फाइबर रेशे द्वारा सहारा देने का कार्य करता है। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयव: चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। यहाँ पर आपको ट्रैकीड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम सेक्शन दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे जंतु उत्तक के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस करते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे आसपास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। चित्र 6.8 जो अभी दिखाया है, इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन कहाँ जाती है? यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है और रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत और वृक्क मतलब किडनी तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशियाँ दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले उत्तकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु उत्तकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियमी उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। रक्त संयोजी उत्तक एक प्रकार है तथा पेशीय उत्तक का। अब उन उत्तकों में हम एपिथेलियमी उत्तक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक एपिथेलियमी उत्तक है। एपिथेलियमी शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियमी उत्तक से बने होते हैं। एपिथेलियमी उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं। इन परतों के बीच चिपकने वाला पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत बड़ा स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर और बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः एपिथेलियमी को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले उत्तकों से अलग करती है।
चित्र 6.9 में दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथेलियमी की संरचना विभिन्न प्रकार की होती है जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कूपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर छपटी एपिथेलियमी उत्तक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथेलियमी कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है और कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथेलियमी से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियमी से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको काटने और फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न पर व्यवस्थित होती है, इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी स्तर में, वहाँ लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह स्तंभाकार एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी उत्तक में पक्षमाभ होते हैं, जो कि एपिथेलियमी उत्तक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। ये पक्षमाभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली और लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करती है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है। ये एपिथेलियमी उत्तक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियमी उत्तक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम संयोजी उत्तक की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। इसे संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं, इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के उत्तक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी उत्तक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय अधात्री मतलब मैट्रिक्स में धसी होती है। यह अधात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। एक क्रियाकलाप है, रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखें। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं, मतलब घुले हुए होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है, इसलिए इसे संवहनी उत्तक कहते हैं। अस्थि संयोजी उत्तक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर का आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह उत्तक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों का क्या उपयोग है। अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती हैं, जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी उत्तक, जिसे स्नायु मतलब अस्थिबंधन तंतु कहते हैं, से जुड़ी होती है। यह उत्तक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में अधात्री बहुत कम होती है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक कड़रा या टेंडन है, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार उत्तक होते हैं। उपास्थि कार्टिलेज एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इनकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपस्थिति को मोड़ सकते हैं, परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए ये दो उत्तक किस प्रकार से भिन्न है। एरियोलर संयोजी उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है।
आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ कहाँ संचित होती है? देखो ये प्रश्न बनता है आपके लिए, ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। वसा का संग्रहण करने वाला वसा में ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक भागों के बीच में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह उसमें कुचालक का कार्य भी करता है। अब बात करेंगे हम पेशीय ऊतक की। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं को बना होता है जिसे पेशीय रेशा या मस्कल्स फाइबर भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन भी कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहते हैं क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है और शारीरिक गति में सहायता करती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के और गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इस कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार शाखा रहित और बहुनाभीय होती है। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार या संकुचन जैसी गति ऐच्छिक नहीं होती है। इन गतियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियाँ अथवा अनैच्छिक पेशियाँ इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आँख की पलक, मूत्र वाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और उनका आखिरी सिरा नुकीला होता है। ये केंद्रकीय होती है। इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों है? हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक या हृदय पेशी भी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती हैं। अब एक क्रियाकलाप है, विभिन्न प्रकार की पेशी ऊतकों की संरचना की तुलना करें, उनके आकार, केंद्रक की संख्या और कोशिकाओं में केंद्रक की स्थिति को भी नोट करें। ठीक है, इस तरह की सारणी बनाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? ये देखिए, सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं की तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं तथा बहुत सारी छोटी शाखाएं प्रवर्ध डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के साथ मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। इसको आप नोट जरूर कर लें। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों को गति कराने में सहायता करता है। तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संरचनात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। तो ये हमारा अध्याय था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलेंगे अगले अध्याय के साथ में। धन्यवाद।